हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन रह गए थे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये मेरी फेसबुक आईडी है और ये मेरा फेसबुक पेज है। आप दोनों ही जगह मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरी वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको इन्हीं दोनों चैनल पर मिलेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि यार देखो, आपके जो सर हैं काफ़ी मेहनत करते हैं यार तुम्हारे लिए, और काफ़ी मतलब टाइम लगता है एक वीडियो को बनाने के लिए, और एक्सप्लेनेशन वगैरह वगैरह टाइम लगता है। प्लीज़ कम से कम एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर तो कर सकते हो मिनिमम। मैं चाहता हूँ आप अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और मैं देखता हूँ कि देखो लाइक आ जाते हैं, लाइक्स काफ़ी आ जाते हैं, लेकिन इतने कमेंट नहीं आते। तो मैं चाहता हूँ कि हर वीडियो में अब की बारी से आप कम से कम एक कमेंट तो करें ही करें प्लीज़, और अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर करें। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो अब हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि प्लांट्स के अंदर वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रही होती है। देखो, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं जाइलम। जाइलम आखिर में क्या करता है, जाइलम ना देखो रूट से शुरू होता है, आगे फिर स्टेम और लीव्स तक जाता है। ये एक इंटरकनेक्टेड कंडक्टिंग चैनल बनाता है। अब देखो जैसे अभी बात करते हैं, ये हमारा एक प्लांट की वो हो गई, रूट हो गई, ऐसे ऐसे हमारे सॉइल में फैली हुई है। ठीक है, सॉइल में 2 चीजें होती हैं हमारे, एक तो मिनरल और एक वाटर। ठीक है, H2O। तो यहाँ पे करता क्या है, सबसे पहले जो रूट्स होती है ना, वो सबसे पहले आयंस यानी मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब कर लेती है, कैसे कर लेती है वो एक अलग प्रोसेस है, उसकी तरफ हमें अब नहीं जाना है। तो सबसे पहले क्या करती है, रूट्स जो होती है ना, वो मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मिनरल को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, अब देखो रूट के अंदर मिनरल एब्जॉर्ब हो गए, यानी मिनरल की कैसी कंसंट्रेशन होगी, हाई कंसंट्रेशन होगी। और वाटर की कैसी कंसंट्रेशन होगी, लो कंसंट्रेशन होगी। और जो सॉइल के चारों तरफ पानी है, ठीक है, एक टाइप से देखा जाए वो हाई कंसंट्रेशन पे है, और जो रूट के अंदर है वो लो कंसंट्रेशन पे है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक प्रेशर क्रिएट होएगा। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा, जिससे क्या होगा कि वाटर जो है अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ेगा, और ऐसे करके पानी जो है रूट्स में पहुंच जाएगा। चलो ये सारी बात तो हो गई यहाँ तक की। ओके, लेकिन लीव्स में कैसे पहुंचेगा, ऊपर कैसे जाएगा हमारा जो वाटर है। अब देखो जैसे कि मैंने एक लीव बना ली, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि सपोज करो यहाँ का जो वाटर मॉलिक्यूल है हीट की वजह से वो इवेपोरेट हो गया, तो इसकी जगह खाली हो गई, इस वाटर जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल था। तो इसकी जगह इसका साइड वाला, इसका नेबर जो होगा, नेबर वाटर मॉलिक्यूल, वो कंज्यूम कर लेगा, वो ले लेगा। इसकी जगह खाली होगी तो इसकी जगह इससे पीछे वाला ले लेगा। ऐसे करते करते ये एक मूवमेंट चलेगा। ठीक है, ये मूवमेंट अपवर्ड शिफ्ट करेगा। अब देखो यहाँ पे लीफ है, लीफ के साथ ये शूट लगी हुई है, स्टेम्प है, तो यहाँ वाला मॉलिक्यूल यहाँ जाएगा, यहाँ वाला मॉलिक्यूल यहाँ जाएगा, और ऐसे करके जो रूट वाला है वो ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, ये मूवमेंट हो रही होगी, अपवर्ड मूवमेंट हो रही होगी, किस वजह से वो आपने देख लिया है। अब आता है जो प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। देखो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता कौन है, फ्लोएम टिश्यू करता है। ठीक है, वाटर का तो जाइलम करता है, और जो फूड का है वो फ्लोएम करता है। कैसे करता है वो ना, देखो एक डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में क्या करता है, एक डिफरेंस कर देते क्रिएट करता है। देखो जैसे वहाँ पे भी ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट किया था, यहाँ पे भी ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करेंगे, बट वो क्या करेगा इस वक्त, वो अपनी एटीपी को खर्च के, अपनी एनर्जी खर्च करके ये कर रहा होगा। वहाँ पे तो अपने आप हो रहा था क्योंकि मिनरल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी वहाँ पे रूट्स के अंदर, इसलिए अपने आप हो गया था। यहाँ पे इसे अपने जो सुक्रोज या जो इसने फूड बनाया है उसकी कंसंट्रेशन हाई करने के लिए एटीपी का यूज़ करेगा, जिसकी वजह से एक हाई कंसंट्रेशन जोन बनेगा, एक लो कंसंट्रेशन जोन बनेगा, और जिसकी वजह से हाई से लो की तरफ फूड का ट्रांसफर होगा। हाई कहाँ पे बनेगा, ग्रीन पार्ट में बनेगा। ठीक है, लो कंसंट्रेशन कहाँ होगा, जो नॉन ग्रीन पार्ट होगा। ओके, सो आगे चलते हैं। अब इन्होंने कहा है कि इसमें देखो इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। अगर स्ट्रक्चर पूछा होता तो आप सिर्फ ये कह सकते हैं जो नेफ्रॉन है वो एक फिल्टरिंग यूनिट है अपनी किडनी की, और एक किडनी में लगभग 1.5 मिलियन तक हो सकते हैं, यानी अबाउट 1,50,00,000 हमारे पास नेफ्रॉन हो सकते हैं। ये किस किस चीज़ से मिलके बने हैं, नेफ्रॉन बना है ग्लोब्यूम्यूल से बन के, और बोमेन कैप्सूल और रेनल आर्टरी और वेन, इनसे मिलके बना है। अब यहाँ पे काम क्या हो रहा होता है, यहाँ पे देखो हमारे पास एक रेनल आर्टरी होती है जिसे हम कहते हैं एफेरेंट ट्यूब। ठीक है, एफेरेंट ट्यूब क्या होती है, काफ़ी चौड़ी होती है,
और इसका एंडिंग कहाँ हो रही होती है, इसकी एंडिंग हो रही होती है ईफेरेंट पे। ईफेरेंट होती है वो काफ़ी भीड़ी होती है, पतली होती है, ठीक है। तो जब भी ब्लड फ्लो करेगा, कोई भी लिक्विड भी फ्लो करेगा किसी पाइप के अंदर, और वो वहाँ से चौड़ी है और जहाँ से निकल रहा है वहाँ पे भीड़ी है, तो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर क्रिएट कहाँ का होगा, ये ग्लोबेम्यूल्स में होगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया। प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज़ है वो बोमेन कैप्सूल के अंदर पुश कर दी जाएगी। बोमेन कैप्सूल के अंदर देखो, इम्प्योरिटी तो थी हमारी यूरिया, लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर ये सब कुछ पुश हो जाता है किसके अंदर, बोमेन कैप्सूल से। और बोमेन कैप्सूल से कहाँ भेज दिया जाता है, प्रोक्सिमा ट्यूब के अंदर। अब देखो ये जो प्रोक्सिमा ट्यूब है ये जाके कनेक्ट होती है आखिर में हेनलेज लूप के पास। हेनलेज लूप पे अब देखो ये चीज़ तो हमारी वेस्ट थी, लेकिन बाकी सारी तो काम की थी ना। इसको वापस हमें ब्लड स्ट्रीम में इसे अब्जॉर्ब करवाना है, तो कैसे कैसे करेंगे। अब ये जो सॉरी ये जो हमारी ट्यूब देख रहे हो ना ईफेरेंट, ये आके ना इसके चारों तरफ यूं लिपट जाती है। लिपट जाती है, वो क्यों लिपटती है, इसके चारों तरफ सराउंडिंग में चिपक क्यों जाती है, क्योंकि ये क्या कर रही होती है, रीअब्जॉर्प्शन कर रही होती है। रीअब्जॉर्प्शन किसका कर रही होती है, सबसे पहले ग्लूकोज का, फिर अमीनो एसिड का, और फिर वाटर का। ऐसे करते रहेंगे तो एंड में जो यहाँ तक पहुँचने के बाद यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, यूरिया बचेगा। और उस यूरिया को एक इसमें डाल देते हैं कंडक्टिंग कलेक्टिंग डक्ट में जा देते हैं। इस जैसे काफ़ी सारे और हमारे नेफ्रॉन होंगे, वो एक साथ इसमें डालते रहते हैं और वो ये यूरेथ्रा के थ्रू निकल जाता है। ओके, तो मेन वर्किंग यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी और यहाँ मैंने लिखी हुई है। आगे चलते हैं। आगे क्या है कि भाई देखो, जो प्लांट्स है वो अपना जो वेस्ट मटेरियल है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, वो उससे कैसे निजात पाते हैं, कैसे उसे रिड ऑफ करते हैं। तो देखो प्लांट्स का जो मेनली वो क्या करते हैं, अपने वेस्ट मटेरियल को, जो सेल वैक्यूल्स होते हैं, सेल के अंदर मतलब जो प्लांट के सेल होते हैं उनके अंदर वैक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो सारा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा कर रखा होता है। या फिर वो क्या करते हैं, गम के थ्रू, जो कई आपने देखा होगा कई पेड़ों के अंदर से गम या रेजिन्स निकल रहे होते हैं, जैसे रबर है, रबर एक रेजिन है पेड़ का, तो वो निकल रहा होता है, वो उसके लिए वेस्ट मटेरियल है। गम है, जैसे कि हम घरों में गूंद के लड्डू बनाते हैं, वो गम से ही तो बन रहा होता है उसके, ठीक है। और जो गोंद बनाते हैं, ग्लू बनाते हैं, वो भी इसी से बनता है। ये सब तरीके हैं प्लांट के उसको अपना वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने के। अब बात आती है कि हमारे जो अंदर है, हमारी बॉडी के अंदर जो यूरिन का प्रोडक्शन किस अमाउंट में हो, उसको कौन रेगुलेट करता है, उसको कौन कम ज़्यादा करता है। ओके, उसको कम ज़्यादा करता है। देखो पहली बात वो डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में कितने वेस्ट मटेरियल जनरेट हुआ, और प्लस कितना हमने पानी पिया, और प्लस एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं ADH, ये रेगुलेट करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई आपको कंपेयर करना है एल्वियाई और नेफ्रॉन को, किस किस बेसिस पे, उनके स्ट्रक्चर प्लस फंक्शनिंग के बेसिस पे। तो अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखा जाए तो एल्वियाई जो होता है वो टाइनी बबल लाइक होता है, बैलून लाइक होता है। अब देखो आप जब एल्वियाई को देखोगे तो वो कुछ ऐसा ऐसा होगा, ठीक है, बहुत सारे बबल्स होंगे। बबल्स क्यों होंगे, वही सेम रीजन जो विली का था, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा। ओके, तो ये बबल शेप होता है, लेकिन ये किस शेप का होता है, ये ट्यूबुलर शेप का होता है, अभी हमने देखा भी। प्लस इसका काम क्या है, मतलब इसके साथ एंडिंग में क्या जुड़े होते हैं, इसके एंडिंग में जुड़े होते हैं काफ़ी सारे ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज, जिनका काम क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना। यहाँ पे किससे बना होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया था, बोमेन कैप्सूल, रेनल आर्टरी, वेन्स वगैरह वगैरह। फंक्शन में क्या अंतर है, देखो एल्वियाई का मेन फंक्शन क्या है, ये देखो गैसेस को एक्सचेंज कर रहा है, कौन सी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। और लेकिन जो हमारा नेफ्रॉन है वो क्या है, वो एक फिल्टरिंग यूनिट है, ब्लड को फिल्टर कर रहा है। कैसे, उसके अंदर से जो यूरिया और नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको बाहर निकाल के वो कर रहा है, फिल्टर कर रहा है। अब आ जाता है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या है। देखो जाइलम किस काम आता है, जाइलम का काम है वाटर और मिनरल का कंडक्शन करना, ट्रांसपोर्ट करना, जबकि फ्लोएम का काम क्या है, फूड का ट्रांसपोर्ट करना, सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट करना। अभी मैंने आपको बताया कि जो जाइलम है वो सिर्फ एक तरफ मूव करता है, वो कौन सा है, यूनिडायरेक्शनल है आप कह सकते हैं, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ ओनली मूव करता है। ये क्या है, बाई डायरेक्शनल है, ठीक है, बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, ये दो तरफ मूव कर सकता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। प्लस इसके अंदर जो मूवमेंट हो रही होती है पार्टिकल्स की या फिर मिनरल वाटर कुछ भी, वो एक सिंपल फोर्स होती है,
सिंपल फोर्स के थ्रू होता है। देखो हमने कोई एटीपी का यूज़ नहीं किया था, अपने आप आयंस एब्जॉर्ब हो गए थे, जिसकी वजह से हाई कंसंट्रेशन हो गया था बाहर वाटर का, और अंदर हो गया था लो कंसंट्रेशन वाटर का रूट के अंदर, तो जिसकी वजह से अपने आप वो हाई से लो की तरफ अपने मूव कर गई थी। यहाँ पे क्या होता है, हमें एटीपी खर्च करना पड़ता है जिसकी वजह से मूवमेंट हो हमारे फूड का। आगे चलते हैं। पहली बात, ये क्वेश्चन कई कई तरीके से आ सकता है। इसमें पूछा है कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों चाहिए, मतलब पहली बात क्या होता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम और हमें इसकी ज़रूरत क्या है। देखो जो आपने देखा होगा, या फिर आप क्यों भी कह सकते हो, इसमें आ सकता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी, ठीक है। अब देखो जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो हार्ट है उससे 2 बार ब्लड गया तब जाके एक साइकिल कंप्लीट हुई है, ठीक है। प्लस ये किस लिए चाहिए होता है, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम सेपरेट रख सके। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो हमें अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। मैमल्स को मेनली, एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि मैमल्स और एव्स में ही क्यों डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, तो क्योंकि देखो ये बहुत ही ज़्यादा इनमें हाई एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। जैसे मैं आपके लिए लेक्चर बना रहा हूँ, मुझे इतनी देर बोलना पड़ेगा, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और बहुत ज़्यादा एनर्जी के लिए मुझे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए वगैरह वगैरह। ब्लड हर जगह पंप आउट होना चाहिए। इनके मतलब उसकी तरह नहीं कि मतलब और जानवरों की तरह नहीं है, मैमल्स और एव्स में ही होता है डबल सर्कुलेशन। क्लोज सिस्टम भी उन्हीं में होता है, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन भी रखना है, ठीक है। आपने देखा होगा कि इंसानों का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जबकि जो मगरमच्छ है, जैसे वो रेप्टाइल में आता है मगरमच्छ, आपने डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा, वो काफ़ी देर तक धूप में बैठे रहता है। क्यों, अपने बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। अगर वो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाए तो वो मर जाएंगे, ठीक है। उनको इसके लिए मतलब उनका सिस्टम नहीं अलाउ करता है। हमारा जो ये सब चीज़ें हैं, इसकी वजह से हम अपने बॉडी की सारी चीज़ें मेंटेन रख पाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगर किसी की बॉडी में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा। देखो हमारे ब्लड के अंदर होते हैं आर बी सी, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के ऊपर लगे होते हैं ये हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ये ब्लड के अंदर यानी रेड ब्लड सेल के ऊपर ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। अब सपोज करो कि हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, सो उससे क्या होगा, हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन जो है वो कम कैरी कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वीकनेस होएगी ब्लड में, और एक बीमारी हो जाएगी जिसे हम कहते हैं एनीमिया। ओके। अब मैं चाहता हूँ आप आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि जो एवरेज अडल्ट मेल और फीमेल में, ठीक है, कितना ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। मैं चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। अब इसने कहा है कि एलवीआई मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे कर पाती है। देखो सेम फिनोमिना है जो विलीज का था, वो सेम यहाँ पे लागू होता है। हमारे देखो लंग्स के अंदर बहुत सारे एलवीआईज होते हैं, ठीक है, और उनके साथ वो जुड़े होते हैं, किसके साथ जुड़े होते हैं, ब्लड वेसल्स के साथ जुड़े होते हैं। अब देखो ये सिंपली अपना एरिया ऑफ सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड बहुत आसानी से एक्सचेंज कर पाता है इसके साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। और इससे क्या होता है कि पहले बात, एरिया ज़्यादा हो गया तो एब्जॉर्प्शन का रेट और ये सब चीज़ें ज़्यादा होंगी। अब आता है कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें डिफरेंस क्या है। एरोबिक में क्या होता है कि आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो रहा है, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू एनर्जी की फॉर्म में बदल रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कोई सप्लाई है ही नहीं, या फिर आप कह सकते हो लैक ऑफ ऑक्सीजन, वो भी एनारोबिक में ही आता है। इसके अंदर और क्या है कि इसके अंदर ये मेनली होता है साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। ये सिर्फ किस में हो रहा होता है, साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है। और क्या होता है, इसमें मेन जो प्रोडक्ट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन रहे होते हैं। इसमें जो हमारे एंड प्रोडक्ट है वो वेरी करते हैं। कभी तो देखो ऑक्सीजन बिल्कुल ना मिले तो इथेनॉल बनता है, ठीक है, और थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिले तो लैक्टिक एसिड बनता है। तो एनर्जी, और ऊपर से एनर्जी लेवल भी कम ज़्यादा होता रहता है। ये कुछ एक डिफरेंसेस हैं। व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन। अब देखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या होनी चाहिए। तो देखो जो रॉ मटेरियल इसको चाहिए वही इसकी नेसेसरी कंडीशंस है। पहली बात, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, प्लस वाटर चाहिए, प्लस क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। यही
बेसिक नेसेसिटी है। अगर इनमें से कोई भी एक नहीं होगा तो आगे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं चलेगा। ओके, और बाय प्रोडक्ट्स क्या निकलते हैं इसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट्स या फिर ग्लूकोज आप कह सकते हो, प्लस ऑक्सीजन निकल रहा होता है। ओके सॉरी। अब इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो हमारा बॉडी के अंदर फैट कैसे डाइजेस्ट किया जाता है, फैट का ब्रेकडाउन कैसे होता है। तो फैट का जो हमारा ब्रेकडाउन है वो कहाँ से शुरू होता है? वो शुरू होता है लीवर से शुरू होता है। ठीक है, लीवर के अंदर आपको एक चीज़ मिलेगा। देखो ऐसा नहीं है कि लीवर से ही शुरू होता है, लीवर अपना सिक्रीशन डालता है, क्या उसमें कैनाल में डालता है अपनी, जो हमारा फूड पाइप की जो होती है चल रही होती है, जो फिर एंड में जाके स्मॉल इंटेस्टाइन से मिलती है, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है। तो ये अपना सिक्रीशन किस में डालता है? उस पाइप में डालता है। सेम पेनक्रियाज भी यूँ नहीं है, पेनक्रियाज में खाना जाता है, पेनक्रियाज में खाना जाता है तो चला जाए तो इंसान के लिए काफ़ी डेंजरस हो जाता है। ठीक है, वो मर भी सकता है। तो लेकिन क्या हुआ कि ये अपना सिक्रीशन डालते हैं इसके अंदर, इस पाइप के अंदर। ओके, ये मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था। तो ये सिक्रीशन कहाँ जाके मिलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, ये भी मैंने अपनी वीडियो में बताया था। तो जो लीवर है वो अपना कौन सा सिक्रीशन डालता है? बाइल सॉल्ट का। बाइल सॉल्ट क्या काम करता है? जो बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स है, ग्लोब्यूल्स है, उनको छोटे में कन्वर्ट करता है। फिर जो पेनक्रियास से जो सिक्रीशन निकला है, जिसे हम कहते हैं लाइपस, लाइपस निकलता है हमारे पेनक्रियास से, वो भी सेम काम करता है। अब इन छोटों को और छोटे में तोड़ता है। उसके बाद जो इंटेस्टाइनल जूस होता है, ठीक है, वो जो बचे कुचे फैट मॉलिक्यूल्स रह गए उनको फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। सो ये था हमारा आंसर। अब आते हैं कि रोल ऑफ सलाइवा। देखो सबसे पहली बात, सलाइवा का रोल क्या है? ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया था कि भाई देख सलाइवा जो है वो एक एंजाइम भी निकालता है जिसे हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलस। सलाइवरी अमाइलस का काम क्या है? स्टार्च या ग्लूकोज को शुगर में कन्वर्ट करना, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, दूसरा भी क्या है, अब जैसे कि कभी भी खाना बनता है तो हमारे मुंह में पानी आने के लग जाता है। क्यों आने लग जाता है? क्योंकि ब्रेन सिग्नल देता है कि भाई खाना बन चुका है, खाना अब तुम्हें खाना है, तो इजीली जो तुम्हारे गले से नीचे उतर जाए। ठीक है, उसको आपको मॉइस्चर्ड करना पड़ेगा ना, ताकि आराम से खाना जो है वो नीचे की तरफ पुश किया जा सके। ओके, तो ये दो काम होते हैं हमारे सलाइवा के। सो प्लीज़ और प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और खुद अपने दोस्तों को, दो दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी कहें प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो दोस्त, आपके सर काफ़ी मेहनत करते हैं। लाइक ज़रूर करें, और मेरे को नहीं पता, मुझे इस वीडियो पे कम से कम 100 लाइक तो चाहिए ही चाहिए, आप कैसे भी करो। और मुझे कमेंट लगभग 30 से 40 कमेंट चाहिए। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड थैंक यू फॉर द लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।